Hello everyone. In this class, I'm going to start natural convection. In this class, I'm going to start natural convection. ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन पहले समझते हैं, डिफिनीशन वगैरह. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन का डिफिनीशन वगैरह समझते हुए. Initially, natural convection or sometimes it is also called as the free convection. That's sometimes also called as the free convection. ठीक है, फ्री कन्वेक्शन. नेचुरल कन्वेक्शन जनरली आपने ये इनकाउंटर किया होगा, सब ने इनकाउंटर किया होगा, ऐसा कोई बहुत टिपिकल केस नहीं है. ठीक है, इसके बारे में समझते हैं. सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि नेचुरल कन्वेक्शन का मतलब या फ्री कन्वेक्शन का मतलब देयर विल बी नो एनी फोर्स फ्लो. किसी तरीके का फोर्स फ्लो नहीं है, यानी एक्सटर्नल मीन के थ्रू आप कोई भी वेलोसिटी, एक्सटर्नल वेलोसिटी क्रिएट नहीं कर रहे हो. इसलिए मैंने लिख लिया दैट इज इनिशियली बल्क मोशन ऑफ द फ्लूइड इज जीरो. मतलब फ्लूइड ऑलमोस्ट स्टेशनरी कंडीशन में है. फ्लूइड ऑलमोस्ट स्टेशनरी कंडीशन में, स्टेशनरी कंडीशन का बल्क मोशन जीरो है. बट मॉलिक्यूलर एक्टिविटी तो आप जानते हो कि सॉलिड में मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होता है, तो गैसेस की तो बात ही हटाइए. ठीक है ना, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी सॉलिड में वाइब्रेशन होता है, तो मैंने कहा कि गैसेस और फ्लूइड की मतलब लिक्विड की तो बात ही हटा दीजिए. तो मैंने कहा बल्क मोशन जीरो होगा, बट ऑलमोस्ट मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर एक्टिविटी तो हो गई. और मैंने प्रीवियसली भी बता चुका हूं कि कहीं ना कहीं उसी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी के कारण आपका कंडक्शन होता है, और आपका जहां पे बल्क मोशन होता है वहां पे कन्वेक्शन होता है. तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस क्लास में. ठीक है, कंडक्शन मैंने बताया था दैट इज दो तरीके की चीज़ें होती हैं, आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड दैट वन इज द सेकंड वन इज द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में मॉलिक्यूलर एक्टिविटी देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा. उसी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को देखते हैं, उसी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी के कारण थर्मल कंडक्शन होता है. और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में देख लें कि सर्टेन मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज द बल्क मोशन. ठीक है ना, और उसी बल्क मोशन के कारण आपका कन्वेक्शन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ऑलरेडी एडवेक्शन वगैरह का सारा सीन देख चुके हैं. ठीक है, तो सिंपली इसके बारे में फिर डिफाइन करते हैं हम लोग. इसके बारे में आप फिर डिफाइन करते हैं, डिफाइन करके प्रॉपर एग्जांपल समझेंगे. डोंट वरी, पहले डिफाइन कर दे रहा हूं, देन आफ्टर. हालांकि प्रीवियसली पीछे की क्लासेस में हमने ऑलरेडी ये सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं, बस उसे यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करना है और आपको एक बार ग्लिम्स देना है उनका कि क्या हमने पीछे पढ़ा था. तो मैंने कहा इन इट अ मोमेंटम इज सेटअप. ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम तो इसमें से भी सेटअप हो रहा है, तभी वो कन्वेक्शन कहलाएगा. ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं कि द जनरली कन्वेक्शन इज द व्हाट, कंडक्शन, सरफेस कंडक्शन प्लस एडवेक्शन, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं. ठीक है, तो मोमेंटम तो इसमें भी सेटअप होगा, लेकिन कैसे सेटअप होगा ये देखेंगे. इन इट अ मोमेंटम इज सेटअप ड्यू टू बायंसी इफेक्ट, ड्यू टू द बायंसी इफेक्ट. ठीक है ना, बायंसी इफेक्ट. डोंट वरी, सब कुछ समझेंगे, डोंट वरी. इंड्यूस्ड बाय डेंसिटी डिफरेंस. ऑब्वियस, बायंसी इफेक्ट आप जानते हो कि आपके किसी भी लिक्विड में अगर एक ऐसा सॉलिड बॉडी रखा जाए जिसकी डेंसिटी, या कोई भी बॉडी ऐसा रखा जाए जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है, वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा. और जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाए वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा. यू नो वेरी वेल. तो ऑब्वियस डेंसिटी डिफरेंस, बायंसी इफेक्ट कहीं ना कहीं डेंसिटी डिफरेंस के कारण आएगा. एंड ये डेंसिटी डिफरेंस क्यों, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, इन द फ्लूइड. ठीक है ना, a momentum is set up due to buoyancy effect induced by density difference due to temperature variation in the fluid, called as natural convection current, and the heat transfer which is enhanced due to this natural convection current is called as natural convection heat transfer. Simple. ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. अब मैंने कहा कि इनिशियली बल्क मोशन है नहीं, तो ये मोमेंटम सेटअप क्यों हुआ, बायंसी इफेक्ट के कारण. और बायंसी इफेक्ट क्यों आया, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, फ्लूइड में टेम्परेचर वेरिएशन के कारण. अरे तो इनिशियली फ्लूइड में टेम्परेचर वेरिएशन आया कैसे होगा, हाउ इट विल बी पॉसिबल. ठीक है,
तो मैंने कहा इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन करंट, मतलब एट द इनिशियल कंडीशन, जब आपने कोई हॉट प्लेट, हॉट बॉडी आप फ्लूइड में, स्टेशनरी फ्लूइड में लाके रखे, इन दैट एट दैट इंस्टेंट, एग्जैक्टली एट दैट इंस्टेंट, in the absence of natural convection current, the heat transfer is obvious due to the thermal conduction. It means natural convection generally start with the thermal conduction. कोई भी हॉट बॉडी इनिशियली आप ला के रखोगे, कोई भी हॉट बॉडी दैट वन इज हॉट, ठीक है, फ्लूइड में, कोई भी फ्लूइड में ला के रखोगे तो क्या होगा, इसके नजदीक ये जो हीट ट्रांसफर इनिशियली करेगा वो ऑब्वियस किसके थ्रू होगा, विद द हेल्प ऑफ द कंडक्शन, तब जाके इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण दैट स्टार्ट्स राइजिंग, दैट टेम्परेचर ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगा। आप जानते हो, यू नो वेरी वेल, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज डेंसिटी डिक्रीजेज, ऑब्वियस, ठीक है ना, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज डेंसिटी जनरली क्या होता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, एज अ रिजल्ट डेंसिटी हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज। और वैसे भी बचपन से हम पढ़ रहे होंगे, ये तो टेक्निकल आंसर दे दिया मैंने, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण आपका फ्लूइड मूवमेंट करने लगता है, डेंसिटी घट गया और अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगता है। बट बचपन से हम एक चीज पढ़ रहे हैं, द कोल्डर एयर और कोल्डर फ्लूइड इज द डेंसर मीडियम ऑन व्हाट, हॉटर फ्लूइड और हॉटर एयर और हॉटर लिक्विड इज जनरली रेयरर मीडियम, सब लोग जानते हो, ठीक है, ये तो बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। क्या होगा, इनिशियली कंडक्शन के थ्रू, क्योंकि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहिए ना, एयर में इनिशियली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भाई, हॉट बॉडी ला के रखे, इनिशियली आपका कंडक्शन के थ्रू क्या होगा, कंडक्शन के थ्रू आपका हीट ट्रांसफर हुआ, और हीट ट्रांसफर के कारण यहां से राइज होना शुरू कर गया, और जैसे ही यहां से राइज हुआ, ठीक है, यहां पे वैकेंसी होगा, वैकेंसी होने के कारण अदर फ्लूइड एकदम से यहां पे क्या होगा, इसे फिल्ड अप करने की कोशिश करेगा, अदर फ्लूइड जो बाहर है इसे फर्दर फिल्ड अप करने की कोशिश करेगा। एज ए रिजल्ट कुछ देर के बाद देखोगे कि एक सर्टेन लेयर तक आपका टेम्परेचर वेरिएशन एग्जिस्ट हो गया, और मूवमेंट किस तरीके से हो गया, दैट वन इज लाइक दिस वन, इस तरीके से आपका हॉटर बॉडी से मूवमेंट हो गया, दैट वन इज, ठीक है, ये नीचे वाला भी एयर अपर जाने की कोशिश करेगा हॉट होने के कारण, ठीक है, दैट वन इज लाइक दिस वन, इस तरीके से आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जिसके कारण क्या होगा, नेचुरल कन्वेक्शन करंट सेटअप होगा। नेचुरल कन्वेक्शन करंट सेटअप होने के कारण व्हाट हैपन एग्जैक्टली, हीट ट्रांसफर फर्दर इनहैंस करेगा, एंड दैट हीट ट्रांसफर इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ध्यान रखिएगा, इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम सेटअप होने के बाद आपका नेचुरल कन्वेक्शन होगा, लेकिन उससे पहले जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज ड्यू टू द थर्मल कंडक्शन, तभी आपका टेम्परेचर डिफरेंस स्टार्ट होगा, और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एक डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा, और डेंसिटी डिफरेंस के कारण बायंसी इफेक्ट के कारण आपका मोमेंटम सेटअप होगा। शुरू में लिखा है जरूर, लेकिन ये सबसे बाद में आने वाला है। शुरू में लिखा है जरूर कि मोमेंटम इज सेटअप होगा ड्यू टू बायंसी इफेक्ट, यानी कि कहीं ना कहीं इसके कारण, और ये क्यों, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, ठीक है ना, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण डेंसिटी डिफरेंस, और टेम्परेचर वेरिएशन क्यों, दैट वन इज द ड्यू टू द थर्मल कंडक्शन, इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। मैंने कहा एक छोटा सा एग्जांपल तो देख ही लिया हमने, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देख लिया। शुरू में एट द फर्स्ट क्लास जब थर्मल कंडक्शन का डिफिनेशन देख रहे थे, याद होगा आपको, आप कुछ एग्जांपल्स लिए थे मैंने, कि मैंने दैट वन इज सपोज टू बी द वाटर, और वाटर का क्या किया, हीट करना शुरू किया बॉटम सरफेस से, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इनिशियली तो क्या होगा, फ्लूइड इज इन रेस्ट, इनिशियली द फ्लूइड इज इन रेस्ट, क्या करेगा, सबसे पहले नीचे वाले लेयर को बाय द कंडक्शन
हीट ट्रांसफर करेगा नीचे वाले लेयर को बाय द कंडक्शन, हीट ट्रांसफर करेगा और क्या होगा, ये जैसे ही लेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा दैट लेयर, इसकी डेंसिटी कम होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी एंड दैट स्टार्ट्स मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जस्ट स्टार्ट मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो जस्ट स्टार्ट मूव करेगा, ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, तो इस रीजन को जस्ट एडजेसेंट फ्लूइड क्या करने की कोशिश करेंगे, फील्ड अप करने की कोशिश करेंगे, जस्ट एडजेसेंट फ्लूइड फील्ड अप करने की कोशिश करेंगे। और ये जब मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या होगा, एक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी करता जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि कुछ देर के बाद देयर विल बी द रिगरस मोमेंटम सेटअप, there will be rigorous momentum setup and that momentum setup is called as that rigorous momentum setup is called as the natural convection current। और rigorous momentum setup के कारण क्या हो जाएगा आपका what happen exactly, heat transfer enhance हो गया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनिशियली क्या होगा, कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण दैट स्टार्ट्स राइजिंग, टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा, बायंसी इफेक्ट लगेगा, बायंसी इफेक्ट लगेगा, ये राइज करना शुरू हो जाएगा। जब राइज करेगा तो जस्ट एडजेसेंट लेयर क्या करेगा, इसे फील्ड अप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वैकेंट तो हो नहीं सकता आपके फ्लूइड में, अगर वहां से खाली भी किया जाए तो अदर फ्लूइड आके क्या करेगा, उसे भर लेगा, तो इसे फील्ड अप करने की कोशिश करेगा। और ये जब मूवमेंट करेगा उस दौरान आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कोलाइड करेगा तो क्या होगा, हीट भी ट्रांसफर करता जाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी क्रिएट करता जाएगा। कुछ देर के बाद मैंने कहा आप देखोगे कुछ देर के बाद एक रिग्रेस मोमेंटम सेटअप होगा एंड दैट मोमेंटम सेटअप इज कॉल्ड एज द नेचुरल कन्वेक्शन करंट, जिसके कारण फर्दर आपका हीट ट्रांसफर इनहैंस हो जाता है। आई फील यू कैन इजीली रियलाइज, इवन हम लोग भी हैं, ह्यूमन बॉडी सपोज टू बी बिल्कुल आप स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी इन द सेंस कि एक ऐसा रूम में हो जहां पे कोई भी फ्लूइड का बल्क मोशन एक्सटर्नली नहीं दिया गया है, रूम का एयर ऑलमोस्ट वहां पे सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है, फिर भी जब आप खड़े होते हो कोल्डर कंडीशन में तो व्हाट हैपन, आपके टेम्परेचर, आपके शरीर का टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर दैट वन इज ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस, और इस 37 डिग्री सेल्सियस और आपका सपोज टू बी कोल्डर एयर है। ठीक है, क्या होगा, इससे हीट पिकअप करके जस्ट स्टार्ट्स राइजिंग। एक सेलाइन इमेजेस, सेलाइन कैमरा आता है, रियल लाइफ में तो प्रैक्टिकल लाइफ में सिंपल आई से हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल आई से हम नहीं देख सकते हैं, इसके लिए एक सेलाइन कैमरा आता है। जब सेलाइन कैमरा से आप इमेजेस देखोगे, बहुत सारा नेट वगैरह पे दिया होगा, ठीक है ना, तो देखोगे आप जब जनरली, तो अब देखोगे कि हमारे आसपास जो कुछ नहीं दिख रहा है, there will be rigorous natural convection current of the air। ठीक है, वो हमारे बॉडी से हीट पिकअप कर रहा है। और जब आप जितना ही एक्टिव होते हो, आप जानते होगे थोड़ा बहुत, जितना ही एक्टिव होते हो, शुरू में भी बताया था मैंने कि जितना ही एक्टिव होते हो उतना ही आपके बॉडी में हीट जनरेशन क्या होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। इवन अगर दो लोग फास्ट डांसिंग कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1 किलोवाट तक, फास्ट डांसिंग पीपल जनरली 1 किलोवाट तक आपके रूम में क्या कर देंगे, हीट डिसिपेट कर सकते हैं। दैट वन इज एग्जैक्टली द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक्चुअली, ठीक है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट दैट वन इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कि फास्ट डांसिंग पीपल जनरली 1 किलोवाट पर पर्सन, 1 किलोवाट तक ऑलमोस्ट क्या कर सकते हैं, वो आपका हीट रिलीज कर सकते हैं, हीट आपका डिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा जितना ही एक्टिव हो गए उतना ही आपका क्या होगा, उतना ही आपका हीट जनरेशन इंक्रीज करेगा, और उतना ही ज़्यादा हमारे बॉडी को तो क्या रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रखना है, उतना ही फ्लूइड आपका क्या करेगा, फ्लूइड आपके बॉडी से हीट पिकअप करेगा एंड स्टार्ट्स राइजिंग, जिसके कारण एक रिगरस सेलाइन कैमरे के थ्रू, मैंने कहा कि आप नेट वगैरह पे सेलाइन कैमरा, सेलाइन इमेजेस देख सकते हो, ठीक है, तो आप देखोगे देयर विल बी द रिगरस मोमेंटम सेट अप अराउंड आवर बॉडी and that one is called as a natural convection current। और इसी के कारण हमारे बॉडी से अगर स्टेशनरी फ्लूइड में भी हैं, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे कोई बल्क मोशन नहीं है, वहाँ पे भी आपका हीट ट्रांसफर होता है। दैट वन इज कॉल्ड एज द नेचुरल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। और इस तरीके का बहुत आप देख सकते हो। एक और एग्जाम्पल दिया था मैंने, एक और एग्जाम्पल दिया था आपका क्या, दैट वन इज हीटर, वाटर हीटर रॉड। एक और एग्जाम्पल दिया था मैंने
एक और एग्जांपल दिया था मैंने कि एक आपका क्या है, कूलिंग कॉइल, एक रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कॉइल इस तरीके से लगाया हो, ठीक है, याद होगा आपको रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कॉइल, तो क्या होगा, इनिशियली ये ठंडा हो गया, ठंडा होने के कारण डेंसर हो गया, ये नीचे आने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ द डेंसर हो गया तो बायंसी इफेक्ट के कारण ये नीचे आने की कोशिश करेगा। अब एडजेसेंट लेयर, एडजेसेंट फ्लूइड इसे फिल्ड अप करने की कोशिश करेंगे। कुछ देर के बाद आप टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा there will be rigorous momentum setup, जिसके कारण आपका जो रेफ्रिजरेटर, जनरल रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, आपके एयर कंडीशनिंग में तो फिर भी एक ब्लोअर लगा होता है, ठीक है ना, अंदर एक फैन लगा होता है, ठीक है, बट आपके जनरल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कहीं पे भी फैन नहीं लगा होता है। आखिर वो कैसे कूल होता है? दैट इज ऑब्वियस ड्यू टू द नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू ही आपका कूलिंग होता है। ऊपर आपका कूलिंग कॉइल लगा होता है, जिसमें मैंने कहा कि रेफ्रिजरेंट, सुना होगा नाम आपने, उस कूलिंग कॉइल जनरली आप ये सोचोगे कि हीटिंग कॉइल होता है, कूलिंग कॉइल क्या होता है? तो कूलिंग कॉइल होता है आपके एसी में भी होता है, इवेपोरेटर जिसे कहते हैं, ठीक है, इवेपोरेटर का नाम बहुत बार ले चुका हूं, एयर कंडीशनिंग में इवेपोरेटर यूटिलाइज होता है, दैट मींस आल्सो कॉल्ड एज अ कूलिंग कॉइल, ठीक है, जिसके अंदर आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, ठीक है, और रेफ्रिजरेंट यहाँ पे ठंडा हुआ, ठंडा के कारण ये नीचे आना शुरू किया, जस्ट एडजस्टेंट इसे फिल्ड अप करने की कोशिश करेगा, एज अ रिजल्ट एक कंप्लीट कन्वेक्शन करंट आपका वहां पे सेटअप होगा, और कन्वेक्शन करंट सेटअप होने के कारण क्या होगा, अगेन देयर विल बी नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इनहैंस, बट all are what we can say generally natural convection starts with the थर्मल कंडक्शन, हमेशा स्टार्ट होगा थर्मल कंडक्शन से ही, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिस इज सिंपल द एग्जांपल फॉर द नेचुरल कन्वेक्शन। मैंने कहा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारे इनकाउंटर आपने किया होगा, ठीक है, इट इज कॉमन एग्जांपल्स फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है, और यू कैन से प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है। नाउ विल सी एक छोटा सा क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है, हालांकि जनरली आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रखा होगा, ठीक है, जनरली आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रखा, लेकिन एक छोटा सा प्रॉपर्टी देखेंगे, देन आफ्टर वी विल मूव टू द मोमेंटम इक्वेशन एंड ऑल दिस थिंग जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है, और इंपीरिकल रिलेशन वगैरह जो भी पढ़ना है वो सब देखेंगे, बट इनिशियली एक छोटा सा प्रॉपर्टी, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, ये क्या है? आई होप मैंने कहा कि थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे मेन इसका यूटिलाइजेशन है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आपका इस टेम्परेचर के कारण डेंसिटी में वेरिएशन हो रहा है। एक हमने देखा था, क्या आपने पढ़ा होगा, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा होगा, या कह लो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा होगा। कंप्रेसिबिलिटी कुछ नहीं होता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दैट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बताता है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगा, इनकम्प्रेसिबिलिटी बढ़ेगा, फ्लूइड का इनकम्प्रेसिबिलिटी बढ़ेगा, प्रेशर के अकॉर्डिंग डेंसिटी का वेरिएशन, ठीक है, प्रेशर के अकॉर्डिंग डेंसिटी का वेरिएशन, दो प्रॉपर्टी के थ्रू देखते हैं, एक आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड द सेकंड वन इज द कंप्रेसिबिलिटी, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं, प्रेशर के अकॉर्डिंग डेंसिटी का वेरिएशन, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर आपका इंक्रीज करेगा, सिंपल, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगा, इट शोज द इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड आल्सो इंक्रीजेस। सीधा स्टेटमेंट याद रखना, एकदम बिल्कुल यही सिग्निफिकेंस है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द फ्लूइड का। फ्लूइड में जो हम पढ़ते हैं यही सिग्निफिकेंस है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगा, फ्लूइड का इनकम्प्रेसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबल उतना ही फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता जाएगा, सीधे ये दिस इज एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यह है कि कंप्रेसिबिलिटी जितना बढ़ेगा उतना फ्लूइड कंप्रेसिबल होता जाएगा, यही मतलब है। दोनों में रिलेशन देखना, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड आपका कंप्रेसिबिलिटी में, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ाएं, इनकम्प्रेसिबिलिटी बढ़ा, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाएं, उतना ही फ्लूइड कंप्रेसिबल होता जाएगा। व्हाट इज दैट मीनिंग? व्हाट इज दैट मीनिंग? दोनों को किस तरीके से इंटरलिंक कर सकते हैं? दैट इज नथिंग बट, कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं, इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ही ज्यादा होगा, जितना ही ज्यादा होगा, कंप्रेसिबिलिटी उतना ही कम होगा, यानी कि उतना ही फ्लूइड आपका कम कंप्रेसिबल होगा। जितना ही के आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा, उतना ही कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा, उतना ही फ्लूइड आपका कंप्रेसिबल होगा। दिस इज एग्जैक्टली द रिलेशन। उसी तरीके से हमें क्या चाहिए यहाँ पे? उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी चाहिए यहाँ पे, उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी चाहिए जो टेम्परेचर वेरिएशन और डेंसिटी वेरिएशन को बताए। ठीक है, उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी चाहिए जिस पे हमारा, जिस प्रॉपर्टी के कारण एक्चुअली फ्लूइड में आपका नेचुरल कन्वेक्शन क्रिएट होता है। आपका नेचुरल कन्वेक्शन करंट आपने सी में भी देख सकते हो। ठीक है, सी वगैरह में भी, समुद्र वगैरह, समंदर वगैरह में भी देख सकते हो। दैट इज ऑब्वियस बिकॉज ऑफ द नेचुरल कन्वेक्शन करंट। ठीक है, आपका जैसे जैसे सी लेवल में नीचे जाते हो वैसे वैसे क्या होता जाता है? टेम्परेचर चेंज होता जाता है, तो वहां पे भी नेचुरल कन्वेक्शन करंट यू कैन इजीली रियलाइज। ठीक है, तो आप सी वगैरह में क्या कर सकते हो? दैट वन इज, आइए देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। इसे जनरली हम डिफाइन करेंगे बीटा से। दैट वन इज जनरली डिफाइंड एज द, इट्स सो सिंपली, इसे ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, इट्स सो सिंपली दैट शोज द वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, that is simply the variation of density with respect to the temperature, and that one is defined as the -1 by rho d rho by d t at constant pressure। P का मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट है। ऑब्वियस कोई चीज के बारे में देखते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पैरामीटर वो तो शुरू में ही देख चुके हैं। जब जनरली कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि या तो पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए देखते हैं या तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए देखते हैं। दैट्स नॉट मैटर, वो बात की बात है, लेकिन एक पैरामीटर को कांस्टेंट रख के ही देखते हैं। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू -1 बाई रो इनटू डी रो बाई डी टी। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और यू कैन से द वेरिएशन ऑफ fractional amount of density, ऐसा भी कह सकते हो, there will be no problem at all। the variation of fractional amount of density d rho by rho का मतलब क्या? fractional amount, change in density by rho, change in the density by initial density, that is nothing but what? the fractional amount of change, the fractional change in the density, that one is called the fractional change in the density with respect to the temperature। और simply इसको अगर define कर लिया तो काम हो गया, the variation of density with respect to temperature। ठीक है, at a constant pressure, that one is exactly the coefficient of volume expansivity। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द नेचुरल कन्वेक्शन करंट। यही आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द नेचुरल कन्वेक्शन करंट, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन के अकॉर्डिंग डेंसिटी डिफरेंस आपको मिलेगा ना। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली फॉर द आइडियल गैस। फॉर एन आइडियल गैस, हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है बट फिर भी हम देख ले रहे हैं फॉर एन आइडियल गैस। फटाफट एक बार ग्लिम्स लेके आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि स्टिल यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इसका, बट मैंने कहा कि अब जब थोड़ा देख रहे हैं तो थोड़ा सा तो आगे बढ़ना बनता है। ठीक है, तो दैट वन इज बीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? पी वी इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, MRT। ठीक है ना, हालांकि आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा PV इज इक्वल टू NRT कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़, चलो वही बता दे रहा हूं मैं। PV इज इक्वल टू NRT एंड दैट R बार इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नाउ दैट थोड़ा देखते हैं हम इसे। N इज नंबर ऑफ moles, that one is equal to actual mass by the molecular mass। थोड़ा बहुत याद होगा जब हम क्या देख रहे थे,
जब हम कोलाइडिंग स्पीड या आरएमएस स्पीड देख रहे थे तो ये सारा कुछ लगभग डील हो चुका है। ये आपका स्मॉल एम एक्चुअल मास ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, आर बार भी डील हो चुका है, ठीक है। एंड दैट वन इज क्या लिख सकते हैं, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम। क्या लिख सकते हैं, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, PV इज इक्वल टू M बाई molecular mass R bar T, and that R bar by M is actually called as the R bar by M is actually called as the gas constant is equal to R। आप ये सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और R बार इस गैस कांस्टेंट R में क्या डिफरेंस है। तो जहां पे भी किसी कांस्टेंट के आगे यूनिवर्सल लग गया, व्हाट इज दैट मीनिंग, इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू चेंज करने वाला नहीं है। ऑलरेडी इस चीज को बता चुका हूं मैं, ऑलरेडी इस चीज के बारे में डील कर चुका हूं। और वो वैल्यू चाहे किसी भी गैस के लिए लें, आइडियल गैस है अगर, तो उसका वैल्यू R बार ही रहने वाला, मतलब जो वैल्यू है आपका उतना ही रहने वाला है। बट गैस कांस्टेंट मॉलिक्यूलर मास से डिवाइडेड है, यानी कि गैस टू गैस कांस्टेंट क्या होगा, चेंज होगा। गैस टू गैस कांस्टेंट आपका चेंज होगा। दैट्स व्हाई दैट कैन बी रिटन एज PV इज इक्वल टू MRT लिखते हैं हम। दैट्स व्हाई दैट वन इज रिटन एज PV इज इक्वल टू, अपने थर्मोडायनेमिक्स में हम PV इज इक्वल टू MRT ही पढ़ते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस, मेनली जो हमें डिस्कस करना है, ये तो हल्का ग्लिम्स दे दिया बस, नथिंग एल्स। PV इज इक्वल टू MRT, व्हाट वी कैन से, what we can say, if pressure is constant, obvious mass तो एक particular fluid के लिए constant ही होगा, तो क्या लिख सकते हैं, that one is the P into V by M T by V इज इक्वल टू, एक मिनट एक चीज और, इसे एक थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। M by V क्या हो जाएगा, M by V यू नो दैट वन इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, रो आर टी, क्योंकि हमें डेंसिटी और जनरली T में रिलेशन देखना है, इट विल बी बेटर। तो देख लेते हैं, P इज कांस्टेंट, P बाई R इज कांस्टेंट, रो इंटू T आपका, दैट वन इज वाटर, ठीक है। Now what we can write down, P by R, rho into T is equal to, कांस्टेंट का कह सकते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, what happen exactly, d rho into T plus rho into dt is equal to, ठीक है, is equal to 0। Now the d rho by dt जब आप देखोगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे माइनस साइन बताऊंगा, माइनस साइन क्यों लाया गया है, ठीक है। d rho by dt जब आप देखोगे, that one is rho by t, that one is rho by t, बिल्कुल सही, that one is minus rho by t। now you can realize, ठीक है, that you can realize d rho by dt आपको rho by t मिल गया, ठीक है। rho by t को अगर यहाँ पे पुट करो, रो बाई टी को यहाँ पे अगर पुट करो तो क्या मिलने वाला है, दैट वन इज द बीटा फॉर द आइडियल गैस, कहाँ, बीटा फॉर एन आइडियल गैस माइनस 1 बाई रो, एंड दैट वन इज द रो बाई टी, रो कैंसल आउट, माइनस कैंसल आउट, दैट वन इज द बीटा। व्हाट इज दैट मीनिंग, एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द टी, टी का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे, बीटा का वैल्यू क्या होता जाएगा, बीटा का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, आपका क्या होता जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी फर्दर, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी का मतलब फर्दर आपका डी रो बाई डी टी, आपका क्या होता जाएगा, आपका मतलब चेंज ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। T इंक्रीज करने पे बीटा डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, फर्दर चेंज इन द डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या होता जाएगा,
डिक्रीज करता जाएगा। फर्दर इन चेंज इन द डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। दैट वन इज एग्जैक्टली द कंक्लूजन, ठीक है, दैट वन इज एग्जैक्टली द कंक्लूजन। आइए बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। फर्दर की बात ये ध्यान रखिएगा, दैट वन इज एक्चुअली, उसके बाद एक टेम्परेचर पे सपोज टू बी गैस को ले जाके 50 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद हम 50 डिग्री के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब डेंसिटी का डिफरेंस देखना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। फर्दर हम टेम्परेचर वेरिएशन करा रहे हैं, 50 डिग्री पे ले जाने के बाद फर्दर टेम्परेचर वेरिएशन करा रहे हैं, और फर्दर हम देख रहे हैं कि d/dt क्या मिलेगा, कम मिलेगा। फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर कम मिलने वाला, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी फ्लूइड इनिशियली क्या लेके चले गए, सपोज टू भी 50 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, 60 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले गए। अब उसके बाद 60 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने के बाद हम टेम्परेचर में वेरिएशन करा रहे हैं, तो उस समय जो टेम्परेचर में वेरिएशन होगा उसके कारण जो डेंसिटी में डिफरेंस मिलेगा, एक फ्लूइड जो 20 डिग्री पे है, एक फ्लूइड 20 डिग्री पे है, उसमें जो टेम्परेचर वेरिएशन कराने पे जो डेंसिटी डिफरेंस मिलेगा 50-60 डिग्री वाले के रेस्पेक्ट में ज्यादा मिलेगा और 60 डिग्री वाले में कम मिलेगा। दैट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस वन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा इसका मतलब, ठीक है। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी हो गया। अब हम बढ़ेंगे कि बेसिकली अपने सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली हमें सिलेबस में दो ही चीजें पढ़ना है नेचुरल कन्वेक्शन के अंदर, दैट वन इज द वर्टिकल प्लेट एंड द सेकंड वन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेट। हॉरिजॉन्टल प्लेट भी सिर्फ आपका क्या पूछता है, जनरली एक दो बार इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया है आपका क्या वेलोसिटी प्रोफाइल, नो टेम्परेचर प्रोफाइल जनरली पूछ लिया है, या किस तरीके से प्रोफाइल बनेगा मूवमेंट का, ठीक है, वो पूछ लिया है। इसके अलावा आपका कुछ नहीं पूछा है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट से। तो क्या मेनली वर्टिकल प्लेट, हॉरिजॉन्टल प्लेट क्योंकि सिलेबस में है इसलिए उस पर भी इंपीरिकल रिलेशन हम देख लेंगे, ठीक है, और किस तरीके से आपका प्रोफाइल बनेगा वो भी देख लेंगे, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन सबसे पहले हम वर्टिकल प्लेट से स्टार्ट करेंगे। एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वर्टिकल प्लेट।